सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के छठवें पेपर यानी कि हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने राजन सीरीज पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को खत्म कर लिया है पढ़ा करके। पवन सीरीज के दोनों ही प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी अतलगुत्ती भी खत्म हो चुके हैं और आपके राजन सीरीज के भी सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अतलगुत्ती प्रश्नों को। जितने भी अतलगुत्ती प्रश्न है सबको हम एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या है जिससे हम सही से उच्चारण कर पाए? तो पहला है गति, दूसरा है लय, तीसरा है विराम यानी कि कहाँ पर कब हमें रुकना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बल कहाँ पर अधिक बल लगाना है, कहाँ पर आराम से बोलना है, आरोह अवरोह ध्वनि व्यवस्था, इन सभी का ख्याल रखते हैं जब हम कोई भी कहानी कविता या कुछ पढ़ रहे होते हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तभी भी ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पठन या वाचन के प्रकार बताइए। तो हम सभी को पता है पठन के जो प्रकार है वो है मौन पठन और सस्वर पठन। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? 2023 में पूछा गया है। तो समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ जैसे कि राजनैतिक हुआ, ऐसे आपको लिखना चाहिए। राजनैतिक हुआ, शैक्षिक हुआ, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक हुआ, राजनीतिक हुआ, इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। राजनीतिक हुआ या फिर खेल जगत से हुआ। तो ये अलग अलग स्तंभ होते हैं एक समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में। राजनीतिक खबरें भी होती हैं, शैक्षिक खबरें भी होती हैं, इसके अलावा सामाजिक खबरें, खेल, ये सब आते हैं, ठीक है। बिजनेस की खबरें भी होती हैं या व्यापार की खबरें, व्यापार का भी अलग एक कॉलम होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो कि एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें वर वधु, वर चाहिए वधु चाहिए लिखा होता है, यानी कि लोग शादियां भी ढूंढते हैं इसके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो ये सभी अलग अलग कॉलम होते हैं। तो स्तंभ कब, कहाँ और किसके द्वारा मिला? तो यहाँ पर देखिए तो कौन कौन से कॉलम होते हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। राजनीतिक, शैक्षिक, खेल जगत, इसके अलावा व्यापार जगत, इन सभी की खबरें होती है। ये सब अलग अलग स्तंभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं? लिखिए। तो बीजक काव्य संग्रह किसका है? हम सभी को पता है किसने लिखा है, कबीरदास जी ने, और इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। क्वेश्चन नंबर 6 है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंदो हरिराई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो जहां पर उपमेय में उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह ही मन डोलने लगा। यहाँ पर किसी की तरह या किसी के समान की बात होती है उपमा अलंकार में। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखिए जन जानो मानो, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जन जानो मानो, ये अगर कहीं भी आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। तो वाद में अगर प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो प्रतिवाद हो जाएगा, एक में लगाएंगे प्रति उपसर्ग तो प्रत्येक हो जाएगा, क्रिया में लगाएंगे प्रति उपसर्ग तो प्रतिक्रिया हो जाएगा, और इक में लगाएंगे तो प्रतीक हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो पुत्र में सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुपुत्र हो जाएगा, अवसर में लगाएंगे सु तो सुअवसर हो जाएगा, मार्ग में सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुमार्ग हो जाएगा, और मन में लगाएंगे तो सुमन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है जिसको ना जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसको ना जीता जा सके वो है अजेय। क्वेश्चन नंबर 12 है जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो सत्य बोलता हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो सत्यवादी या सत्यभाषी। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी थे। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी कि वो है मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 15 पे पर्वतस्य राजा हिमालय अस्ति का हिंदी में अनुवाद करिए तो पर्वतों का राजा हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 16 है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्षात पत्राणि पतंती, ये होगा इसका संस्कृत। और इसमें अपादान कारक है जिसमें अलग होने का बोध होता है, जैसे छत से बिल्ली कूदी। इसके अलावा से राम गोरखपुर से लखनऊ जा रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी इस वाक्य में भी कारक अगर पूछेगा तो अपादान कारक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? यानी कि क वर्ग को हम सभी को पता है क वर्ग कंठ होता है, तो क ख ग घ और ह कंठ ध्वनियां है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ छोटा अ, इसके अलावा क ख ग घ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आ को भी हम लेंगे, ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। तो हार में प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रहार हो जाएगा, हार में उप उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सूक्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ है, यानी कि ऐसे वचन जो हमारे लिए हितकर भी हो और जो हमें सुनने में भी अच्छे लगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल हम स्कूल में देखते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या फिर टीचर्स डांटते हैं। वो हमारे अच्छे के लिए ही जो भी बातें बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन उस समय हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 3 या 4 विधाओं के नाम लिखिए, अथवा हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। 2020 में, 2021 में, 2022 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। तो गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं? नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है नदी एवं आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो नदी का सरिता तटनी तरंगिणी और आकाश का नभ गगन अंबर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो विद्या बहुविधा भवंती, इसके अलावा विद्या विनयम ददाति या विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति। इसके अलावा एक और आप लिख सकते हो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये भी आप लिख सकते हो। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है मौन पठन के उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ने का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना, इसीलिए मौन पठन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्या धर्मेण शोभते शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2022 में पूछा। तो विद्या धर्म से ही सुशोभित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं वानराह फलानि खादंती का हिंदी में अनुवाद करिए। तो बंदर फल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इन शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना तड़ागा यानी कि तालाब और नृप यानी कि राजा, नृप यानी कि राजा। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को। प से प्रकृति और प से पंत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रकृति का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 है हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर या पूरा दोनों में से क्या होता है? तो आधा होता है। हलंत का मतलब जैसे कि क के नीचे हलंत है, यानी कि ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, केवल और केवल क व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 29 है म में म वर्ण या अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा? तो आधा रूप में पाया जाएगा, क्योंकि म के नीचे हलंत लगा है। क्वेश्चन नंबर 30 है वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा है।
क्वेश्चन नंबर 32 है हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म उज्जैन जिले के देवास तहसील के एक गांव में सन 1892 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो अगर इनके निबंध की बात करें हम तो संचारणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया और पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल आदि। शोध इन्होंने किया है पाणिनि व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर, साहित्य की चेतना, इसके अलावा भाषा विज्ञान में हिंदी की शब्द संपदा और रीति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 34 है हरिशंकर परसाई कौन थे? तो हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषा में व्यंग किया है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं वियोगी हरि का संक्षिप्त या साहित्यिक परिचय दीजिए। तो वियोगी हरि का जन्म 1896 में छतरपुर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से क्रमशः जुड़ गए। आपकी प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर हरदौल, छद्म योगिनी, मेरा जीवन प्रवाह आदि प्रमुख रचनाएं हैं। मई 1988 में आपका देहावसान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां एक शब्द अथवा शब्द संग्रह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दगता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। पहले वाले का धतूरा और दूसरे वाले का सोना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो बालक विद्यालय जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सह जनकेन सह गच्छति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो वह पिता के साथ जाती है या पिता के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है रोहन कंदुकेन क्रीडति का हिंदी में अनुवाद करिए, यानी कि रोहन गेंद से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है बालिकाः बालकैः सह धावंती, हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो लड़कियां बालकों के साथ खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है राम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो राम रामो रामा, रामम रामो रामान। तो यहाँ पर आप देखिए रामम, ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कवि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो कवि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा कविना। क्वेश्चन नंबर 43 है भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा भानुभ्य। क्वेश्चन नंबर 44 है पिता शब्द का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो पिता पितरो पितरः, यानी कि पितरः हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 45 है लता शब्द का द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखिए। तो अगर हम लता शब्द रूप देखें तो लता लते लताः, लताम लते लताः। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हो जाएगा लते। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मति शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा मत्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है छ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है। तो क और श से मिलकर के बना हुआ है छ। क्वेश्चन नंबर 48 है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद करिए। बहुत ही आसान है। प में आ की मात्रा है तो प में से आ को निकाल देंगे तो खाली प बचेगा। तो ये स्वर रहित हो गया तो इसके नीचे हलंत लगा दिया। फिर र है, र में आ छिपा हुआ, आ निकल गया तो र के नीचे हलंत लग गया। फिर ला पे औ की मात्रा यहाँ पर निकाल दिया और ल के नीचे हलंत लगा दिया। फिर क में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर आप देखिए क में से ई को निकाल दिया तो क के नीचे हलंत आ गया। फिर उसके बाद क है तो क में से आ को निकाल दिया तो यहाँ क के नीचे हलंत आ गया। तो ये इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद हो गया। 2020 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है फटी न जाके पांव बिवाई सो का जाने पीर पर आए। बहुत ही अच्छी कहावत है। इस कहावत का अर्थ हम सभी को पता है।
जिसके पैरों में विवाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण से जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। बहुत ही आसान है, जहां पर एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार या बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें च वर्ण बार बार आ रहा है तो इसमें इसीलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों का विलोम लिखिए। तो आकर्षण का प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का कृतघ्न, जागृत का सुषुप्त और मुक्ति का बंधन। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग का पक्षी हो जाएगा, धरती का धरा या पृथ्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सरोरु शब्द का अर्थ क्या है। तो कमल की भांति या कमल की तरह। क्वेश्चन नंबर 54 है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास थे, नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये सब गद्य की विधाएं हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, इससे पहले ये बहुत सालों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा नदीभ्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो दोस्तों देखिए, फल शब्द रूप अगर हम पढ़ते हैं तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होता है। इसमें तृतीया में एक वचन जो होता है वो होता है फलेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन ही पूछा है तो ये फलेन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फलम फले फले फलानी, फलम फले फलानी, फिर फलेन फलाभ्याम फलई। क्वेश्चन नंबर 58 है, वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो अगर हम वारी शब्द रूप पढ़ें तो वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिड़ा, वारिभ्याम, वारिभी। तो यहाँ पर आप देखिए ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है तो वारिड़ी, इस तरह होगा वारिड़ी। अड़ा पे छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी। बस यही सही कर लीजिए, यहाँ पर यही गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो अगर हम मधु शब्द रूप की बात करें तो मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति एक वचन में मधुना हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए निराला जी की जो रचनाएं हैं उसमें गीतिका है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, अणिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीत पुंज, नए पत्ते, अपरा और तुलसीदास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है ये 1908 में बिहार प्रांत के में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था एवं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुणकता नामक गांव में संवत यहाँ पर लिखा है 1535 में और सन 1478 में हुआ था। यानी कि सन आप याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी हैं, जो कि बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 63 है, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हम सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपके पवन सीरीज में ये 1903 लिखा हुआ है, उसको आप 1913 बना लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। आपने ही जनगण मन, अधिनायक जय हे और राष्ट्रगान की रचना की थी तथा इनके अलावा आमार सोमार बंगला, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना इन्होंने ही की है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ठीक है, नमक का दरोगा, पूस की एक रात, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, रमेश उपाध्याय का सामान्य परिचय दीजिए। तो आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के वधारी गांव में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक के रूप में कार्य किया। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नदी के साथ शेष इतिहास, बदलाव से पहले तथा पेपर वेट नामक रचनाएं विशेष इनकी उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए शब्द। जो अभिनय करे वो अभिनेता, अगर कोई स्त्री अभिनय कर रही है तो अभिनेत्री।
क्वेश्चन नंबर 67 है, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद करिए तो वहां एक विशाल तालाब है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हरि शब्द रूप भी वारी शब्द रूप की तरह ही चलता है, तो ये हो जाएगा, जैसे वहां पर वारिड़ा हो जाएगा वैसे यहाँ पर भी हरिड़ा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अपादान कारक होगा, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदी, रमेश आगरा से लखनऊ जा रहा है। जहां पर भी से आपको दिख गया उसमें से अलग होने का बोध हो गया तो वहां पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 70 है, पुष्प शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून। क्वेश्चन नंबर 71 है, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का क्या होगा? विच्छेद। ठीक है। समास का विग्रह होता है, संधि का क्या होगा? विच्छेद। सूक्ष्म का स्थूल, सुगम का दुर्गम और स्वतंत्र का परतंत्र। क्वेश्चन नंबर 72 है, नयन और नायक शब्दों का संधि विच्छेद करिए। तो नयन का ने धन अन और नायक का नय धन अग। क्वेश्चन नंबर 73 है, सम उपसर्ग लगाकर चार शब्द बनाइए। तो गीत में जोड़ेंगे तो संगीत, मान में जोड़ेंगे तो सम्मान, चार में जोड़ेंगे तो संचार और अर्थ में जोड़ेंगे तो समर्थ। क्वेश्चन नंबर 74 है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है या अक्षरों के सार्थक समूह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जो अपने से उत्पन्न हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वयंभू कहते हैं। वमन सीरीज में भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 76 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महान पुरुषों में से थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे एक किसान के सादगी पसंद बेटे थे, हाई कोर्ट के निर्भीक वकील थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त एवं सजग साहित्यकार भी थे ये। ठीक है। हमको पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की है? तो हम सभी को पता है कि तुलसीदास जी ने की है। और रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। अब इसके बाद बिहारी जी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है, उर्मिला के रचयिता कौन है? तो उर्मिला के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो शरद जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग्य हैं। आपका निधन सितंबर 1991 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 है, शिव मंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। सन 1962 में आपका देहावसान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देखिए, जो इनकी जो इनकी कविता संग्रह है वो है रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा। और गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। दोस्तों, महादेवी वर्मा की जो शादी थी वो 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इस वजह से इनकी शादी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। और इन्होंने अपने जीवन की वेदनाओं को, अपने जीवन के कष्टों को ही अपनी बहुत सारी रचनाओं में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, सिया राम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सिया राम शरण गुप्त का जन्म 1895 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रमुख रचनाएं मौर्य विजय, दूर्वांचल, आत्मोत्सर्ग, गोद नारी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर आदि।
क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि। क्वेश्चन नंबर 87 है, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 88 है, महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। तो नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूर सागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताइए। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना। दूसरा है, वर्णों को बोलते समय नाक से सुर निकालना। तो ये उच्चारण के दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, कितना भी जवान हो, उसने कितने भी महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। यानी कि जो फूल है उसकी जो सुंदरता है उसकी सुगंध से है, वैसे ही जो व्यक्ति की सुंदरता है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो विद्या रूपी धन यानी कि पढ़ाई से या ज्ञान से ही होता है। ठीक है, बिना ज्ञान के व्यक्ति किसी काम का नहीं है। 2020 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 92 है, कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो ऐतिहासिक कहानी और धार्मिक कहानी। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो सोना, कनक, कंचन, स्वर्ण, हेम। क्वेश्चन नंबर 94 है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें पानी के 3 अर्थ हैं, चमक यानी कि मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा यानी कि मनुष्य के पक्ष में, और तीसरा जल यानी कि आटे के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो प्र उपसर्ग गति में लगाएंगे तो प्रगति, और पौत्र में लगाएंगे तो प्रपौत्र। क्वेश्चन नंबर 96 है, आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग में आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 97 है, विसर्ग हलंत तथा अनुस्वार का चिन्ह बताइए। तो ये विसर्ग का चिन्ह है 2 बिंदु, हलंत का चिन्ह हमको पता ही है, और ये अनुस्वार का चिन्ह है 1 बिंदु की, अंगूर वाले पे लगता है, अंग से अंगूर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, बालकः सह तथा अश्व में लगा चिन्ह ये क्या है। तो ये विसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 99 है, छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग एवं हलंत का प्रयोग करके सही शब्द बनाइए। तो देखिए, छात्र का छात्र विसर्ग लगा दिया, विद्यालय का विद्यालय, स्वागत में स्वागतम होगा, हलंत लगेगा, प्रत्येक में भी हलंत ही लगेगा, प्रत्येकम होगा, फलम में भी फल का भी फलम होगा तो हलंत ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, शुक्ल युग या प्रसाद युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 101 है, सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 में हुआ था तथा इनका निधन सन 1931 में हुआ। इनके प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103 है, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 है, गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त टिप्पणी या संक्षिप्त लेख लिखिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में प्रयाग में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। आप पत्रकार थे, आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे हैं। कुछ समय तक आप प्रताप साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गांधीर्य एवं वक्रता प्रधान रही है। आपका निधन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे अतलग उत्तरी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा के खत्म कर दिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हो मैसेज करके, या व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, ये कॉल करके भी। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के रजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे के सारे विषयों की रजन सीरीज पवन सीरीज की जो आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो ये हम पूरी देते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।